Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, today we are going to start our new topic which is joint Hindu family business. So देखो, हम जो पहले बात कर रहे थे वो हमने कहा कि हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो उसी के अंडर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप उसकी बात की कि एक अकेला पर्सन जब बिजनेस करता है। उसके बाद पार्टनरशिप की बात की कि मोर देन वन पीपल जब बिजनेस करें तो वो पार्टनरशिप है। आज हमने बात करनी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो इसमें पहली बात तो हम ये क्लियर हो जाएं कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ हिंदू पीपल करेंगे, क्योंकि ये हिंदू फैमिली से रिलेटेड कुछ बात होगी। इसमें हिंदू लॉ अप्लाई होगा इसके ऊपर। ओके, तो बिजनेस क्या है, कैसा है, उसकी बात तो हम फर्दर करेंगे। पहले हम ये जान लें कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली आखिर क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे ये हमारे लिए एक नई टर्म है। अब हिंदू लॉ ये कहता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, यानी कुछ लोगों का ग्रुप है whose ancestors are same। मीन्स ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके एंसेस्टर मतलब पूर्वज मतलब आपकी फैमिली के, आपके दादा परदादा, जो पुराने हमारे फैमिली के यानी फादर के फादर, आगे जो भी पीढ़ी चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उनके सेम है। मतलब एक फैमिली के सारे लोगों की बात कर रहा है। बस सिंपल शब्दों में ये कह रहा है आप, आपके ब्रदर, आपके फादर, ये सारे लोग जो हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पूर्वज सेम हैं, क्योंकि हम सभी वो एक ही परिवार के लोग हैं, तो ऑब्वियसली एंसेस्टर्स सेम हैं उनके। तो यहाँ एक सिंपल बात ये कही इसने कि ये एक फैमिली है, एक हिंदू फैमिली है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। उसके बाद वो कहता है कि इसमें आप अनमैरिड डॉटर्स, जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई है, उसको भी इंक्लूड करते हो, और उसके अलावा वाइफ्स भी इंक्लूड होती हैं। वाइफ्स मतलब आपकी जो आगे मैरिज हुई किसी से, तो वो भी अब उस परिवार का हिस्सा है। इसीलिए लिखा है अनमैरिड डॉटर, क्योंकि अगर वो मैरिड हो जाएगी तो फिर वो जिस फैमिली में है वो उस फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने एक बेसिक बात की कि ये हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा ये दो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है जो हमारे लॉ हैं आज के टाइम में, हिंदू लॉ जिन्हें हम मानता है, फॉलो करता है। तो फर्स्ट जो टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज कॉपर सिनेरी। अब ये टर्म क्या कहती है आपको, ये कहती है कि जैसे ही एक इंडिविजुअल फैमिली में बर्थ लेता है, उसका जन्म होता है, वो अपने जो परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसके फादर या उसके दादा की, उसमें वो बराबर का हिस्सेदार बन जाता है। ये बात हमें पता है ऑलरेडी कि जैसे ही फैमिली में किसी इंडिविजुअल का जन्म होता है वो फैमिली में प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है, और अडल्ट होने के बाद 18 ईयर्स की एज के बाद वो अपना हिस्सा मांग सकता है, प्रॉपर्टी मांग सकता है अपने हिस्से की। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस है या जो ये हम बात है इसे हम कहते हैं कॉपर सिनेरी, और जो वो पर्सन है उसे आप कहते हो कॉपर सिनर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ कह रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो लोगों की प्रॉपर्टी होती है फैमिली मेंबर्स की,
वहाँ पर उसको आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली या जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तभी कह सकते हो जब उनके पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, मीन्स फैमिली की प्रॉपर्टी, जो उनके पूर्वजों की बनाई हुई प्रॉपर्टी है वो है, और उस प्रॉपर्टी को वो अपने फैमिली के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। जो आपके दादा परदादा जो पूर्वज थे उनकी बनाई हुई जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसमें सभी का समान रूप से हक है। उस प्रॉपर्टी को आप कहते हो कॉमन प्रॉपर्टी। तो जिस फैमिली में वो प्रॉपर्टी है उस फैमिली को कहा जाता है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्योंकि उन्होंने अनडिवाइडेड क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया, सभी का उसमें कॉमन हिस्सा है और अभी तक उन्होंने उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया है, इसीलिए जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, अब इसके बाद ये तो हमने एक बेसिक बात समझ ली और ये हमें पता थी ऑलरेडी चीज़ें कि बच्चा बर्थ लेता है उसका प्रॉपर्टी में हक है और प्रॉपर्टी अगर बांटी नहीं गई है तो अनडिवाइडेड फैमिली है। ओके, अब हम टू स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कि ना दो विचारधाराएं किसी चीज़ को लेकर के ना दो थॉट्स होना। तो आपका जो हिंदू लॉ है वो दो तरह से एप्लीकेबल है। कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पहला जो आपका थॉट है या हम कहें स्कूल ऑफ थॉट है उसे आप कहते हो मिताक्षरा। तो यहाँ मिताक्षरा जो है ये कहता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी फैमिली की, जैसे ही नया आपकी फैमिली में मेंबर सन मतलब बेसिकली बेटा नॉट द डॉटर, जब बेटा जन्म लेगा तो उसका उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होगा जितना बाकी फैमिली मेंबर्स का है। ठीक है, बट जो ये मिताक्षरा अप्लाई होता है ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, असम, बंगाल और कुछ पार्ट्स जो हैं वो उड़ीसा के, वहाँ ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अप्लाई नहीं होता। वहाँ पर इनका अपना अलग हिंदू लॉ है जिसकी मैं आगे बात करूँगी। तो बाकी की पूरी कंट्री में रूल यही है कि बेटे का जन्म होगा उसका प्रॉपर्टी में इक्वल हक है, 18 ईयर्स की एज के बाद वो अपना राइट डिमांड कर सकता है। ओके, अब जो ये मैंने 3 स्टेट्स लिखी थी कि कुछ पार्ट्स उड़ीसा के, बंगाल पूरा स्टेट और असम, इनमें जो रूल अप्लाई होता है उससे कहा जाता है दया भाग। अब ये दया भाग का जो रूल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसका कोई हक नहीं है अभी प्रॉपर्टी में, वो सारी प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम पर ही रहेगी। बच्चे को हक तभी मिलेगा जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। जब तक उसके फादर जिंदा हैं तब तक चाहे वो 18 ईयर्स का हो जाए चाहे कुछ भी हो उसका प्रॉपर्टी में राइट नहीं है। फादर की डेथ के बाद उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये जो बात है इस स्कूल ऑफ थॉट को हम कहते हैं दया भाग को, यहाँ पर कि ये असम, बंगाल और कुछ उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में एप्लीकेबल होता है। ये 3 स्टेट्स हैं जो दया भाग को फॉलो करती हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स की। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह के लॉ अप्लाई हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्या फीचर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के। तो फर्स्ट आपका जो फीचर है वो है कि ये जो ऑपरेट करती है वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ करती है। वो तो देखो हम समझ ही गए थे कि नाम ही जिसका है जॉइंट हिंदू फैमिली, तो हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा उसके ऊपर। तो जो भी आप डिसीजंस लोगे, जो भी काम होंगे
वो हिंदू लॉ जो कहेगा उस लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, जो वो रूल बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस है वो कौन मैनेज करता है। मैनेज्ड बाय कर्ता। कर्ता का मतलब है कि जो फैमिली का मुखिया है, मुखिया मतलब जो फैमिली में सबसे बड़ी एज का है, एल्डर पर्सन। जो भी एल्डर पर्सन है वो बिजनेस को मैनेज करेगा। सारे राइट्स, सारी पावर, जो भी कंट्रोल करना है बिजनेस को, सब कुछ उस कर्ता के हाथ में होगा। ठीक है, मुखिया है जो। जैसे अगर आपकी फैमिली में दादाजी सबसे बड़े हैं और एक कॉमन बिजनेस हो रहा है फैमिली में, तो उसमें जो भी राइट्स, जो भी अथॉरिटी होगी वो सारी उन्हीं के हैंड्स में होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो फैमिली में जितने भी बाकी मेंबर्स हैं जो मुखिया के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब जितना उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा है उनकी लाइबिलिटी बस उतनी ही है। आप उनसे पर्सनली और कुछ नहीं मांग सकते हो अगर लॉस हो जाता है बिजनेस में। ओके। लेकिन जो ये मुखिया होता है इसकी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स कल को बिजनेस में जो भी लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसको कितने भी हद तक पे करना पड़ सकता है। अगर इसके पास, मुखिया के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इसको लगानी पड़ सकती हैं उस लॉस में। ओके। तो नेक्स्ट आपके पास है परमानेंट एग्जिस्टेंस, कि ये जो आपका बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली का, इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये मतलब ये स्टेबल है, परमानेंट है। कोई मेंबर की डेथ भी हो सकती है, किसी मेंबर की बर्थ भी होगी। ओके। तो ये चलता रहेगा, इसको अफेक्ट नहीं होगा ये कि एक की डेथ होने से बिजनेस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली का चलता रहेगा। आफ्टर देन वी से मेंबरशिप बाय बर्थ, कि जैसे ही आप जन्म होता है एक नए सदस्य का, वो अपने जन्म से ही उस बिजनेस में मेंबर बन जाता है। बट ये बात जो है वो बेटे पर लागू होती है। अगर एक फीमेल जो है वो इस बिजनेस की मेंबर तब होगी जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और कोई और उत्तराधिकारी ना हो उस बिजनेस का, तो वो फीमेल भी फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेंबर बन जाएगी। ठीक है। वरना जो बाय बर्थ मेंबरशिप है वो मेल्स को मिलती है, बेटों को मिलती है। ये हिंदू लॉ कह रहा है यहाँ पर ये बात। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको इस बिजनेस को जो है वो रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। अब हम सम अप करें अगर इसे, तो यहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक ऐसा बिजनेस जो एक फैमिली के लोग मिल कर के कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली के एक मुखिया के अंडर काम कर रहे हैं। मुखिया मतलब जो सबसे ज़्यादा एज का मेंबर है, सारी पावर उसी के हाथ में है। जो भी डिसीजंस लेगा वो मुखिया ही लेगा। जहाँ भी डील करना है, बिजनेस करना है, लोन लेना है, आपने स्टॉक जो है वो सेल करना है, वो सारे डिसीजंस मुखिया के हाथों में है। बाकी के मेंबर्स उसकी गाइडेंस में काम करते हैं। ओके। सो दैट बिजनेस इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Okay, that's all for today. Thank you so much.